हाँ भाई, अपना सेकंड भाग कंपनी, यानी साझेदारी के बाद यदि कोई महत्वपूर्ण चैप्टर है तो वो है कंपनी। सबसे पहले कंपनी का अर्थ, यानी कंपनी किसे कहते हैं। तो देखो, सबसे पहले होता है एकांकी व्यवसाय, यानी एकल व्यवसाय, जिसमें एक व्यक्ति कार्य करता है, एक व्यक्ति पूंजी लगाता है, एक व्यक्ति निर्णय लेता है। इस एकल व्यवसाय की कमी जो थी उसकी पूर्ति करने के लिए साझेदारी बनी। लेकिन साझेदारी की जो कमियां थी, उन साझेदारी की कमियों को दूर करने के लिए कंपनी की स्थापना की गई थी। यानी इसमें कुछ कमियां थी, चाहे वो पूंजी से संबंधित हो, चाहे अन्य कोई कार्यों से संबंधित हो, उन कमियों को पूरा करने के लिए कंपनी की स्थापना करी कि भाई हम एक कंपनी बनाते हैं। तो कंपनी क्या है? वैसे तो ये लैटिन भाषा जो है, उस लैटिन भाषा का अर्थ है इसमें। लैटिन भाषा का कंपनी का मतलब होता कि एक समूह में कार्य करना, यानी कुछ लोग मिलकर के कोई कार्य समूह में करते हैं और उस समूह को में जो भी लाभ होता है उसको आपस में बांट लेते हैं। तो ये पहले इटली में कुछ लोगों ने मिलकर इसकी स्थापना करी थी और उसमें एक रोटी से संबंधित उदाहरण दिया था उन्होंने, एग्जाम्पल, कि एक रोटी को सब लोग मिलकर के उसका यूज करें, उसको खाएं। तो वही कंपनी भी उसी प्रकार है कि जो भी हम प्रॉफिट कमाएं, उस प्रॉफिट को सभी लोग जो उसके सदस्य हैं वो आपस में मिल बैठ करके और उस लाभों को बांट लें। ये कंपनी का मतलब था। लेकिन जैसे जैसे विस्तार हुआ, कंपनी की परिभाषाएं भी चेंज होती गई और इसका अर्थ भी व्यापक होता गया। तो इसमें अपने यहाँ कंपनी अधिनियम, कई कंपनी अधिनियम बने थे। लेटेस्ट जो है वो कंपनी अधिनियम 2020 बना था, नहीं वो 2013। 2013 से पहले कंपनी अधिनियम था, उससे पहले 56 था, 48 था, कई कंपनी अधिनियम। तो वर्तमान में जो कंपनी अधिनियम चल रहा है वो है कंपनी अधिनियम 2013। वैसे कंपनी अधिनियम 1956 माना जाता है, लेकिन 56 के बाद जो संशोधन हुआ था और उसको पूर्णतः संशोधित कर दिया था, इसलिए 2013 माना गया वर्तमान में। तो अब जो भी कंपनी का संचालन होता है, कार्य होते हैं, वो सब कंपनी अधिनियम 2013 से होते हैं। तो इसमें लिख लो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 के अनुसार, यानी कंपनी अधिनियम की जो वो है धारा 2, ये 2:20 है, इसमें 20 भी है, वो धारा 20 के अनुसार कंपनी का अर्थ है कंपनी से आशय इस अधिनियम के अंतर्गत
इस अधिनियम के अंतर्गत या पूर्व के किसी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी से है। दो इसका मतलब है कंपनी से आशय इस अधिनियम के अंतर्गत। कौन सा अधिनियम? कंपनी अधिनियम 2013। इसके अनुसार या इससे पहले जो भी अधिनियम थे उनके अनुसार कोई कंपनी यदि पंजीकृत है, रजिस्टर्ड है, तो हम उसको कंपनी कहेंगे। अब इसका मतलब है आज जो कंपनी स्थापित हो रही है वो भी कंपनी है, उससे पहले जो कंपनी आई थी जो पंजीकृत थी वो भी कंपनी है, वो सब इस परिभाषा में सम्मिलित की जाती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, इसको अपन ये कह सकते हैं कि कंपनी कुछ व्यक्तियों का समूह है जो मिलकर के किसी कार्य को पूरा करते हैं, उसको भी अपन कंपनी कहते हैं। अब इसकी विशेषताएं, कंपनी की विशेषताएं क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए? नंबर 1 विशेषताओं में नंबर 1, यह एक समावेलित संस्था है। कैसी है? समावेलित संस्था है, जिसका कंपनी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन हो, पंजीकृत हो, रजिस्ट्रेशन कराया गया हो। इसका मतलब है बिना रजिस्टर्ड कोई भी कंपनी स्थापित नहीं हो सकती। जब तक किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा उसको हम कंपनी की श्रेणी में नहीं मानेंगे। साझेदारी में ऐसा नहीं था, साझेदारी में कोई रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसका महत्वपूर्ण है कि ये रजिस्टर्ड होनी चाहिए। नंबर 2, यह एक विधान मतलब कानून, विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व अदृश्य व्यक्ति है। दो चीजें, विधान द्वारा अर्थात किसी कानून के द्वारा निर्मित होनी चाहिए और इसको एक व्यक्ति माना गया है। देखो व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं, एक कृत्रिम, एक प्राकृतिक। प्राकृतिक जैसे अपन कोई भी व्यक्ति जो जन्म लेता है वो प्राकृतिक व्यक्ति होता है। एक होता है कृत्रिम व्यक्ति। कृत्रिम व्यक्ति वो होता है जिसको किसी कानून के द्वारा बनाया गया हो, इसके वो सभी कार्य करता है जो एक प्राकृतिक व्यक्ति करता है। एक प्राकृतिक व्यक्ति लेन देन कर सकता है अपने नाम से, उसी प्रकार कंपनी भी कृत्रिम व्यक्ति होती है, इसलिए ये भी अपने नाम से लेन देन करती है। अपन किसी व्यक्ति से समझौता करते हैं, कंपनी भी किसी अन्य कंपनी से, किसी व्यक्ति से, किसी फर्म से, किसी संस्था से
कोई भी समझौता कर सकती है, समझौता करने के लिए स्वतंत्र है, इसलिए एक कृत्रिम व्यक्ति है। कोई भी व्यक्ति कंपनी के ऊपर वाद प्रस्तुत कर सकता है और कंपनी किसी व्यक्ति के ऊपर भी कोई वाद प्रस्तुत कर सकती है, यानी दावा पेश कर सकती है, कानूनी लड़ाई लड़ सकती है। जिस प्रकार एक व्यक्ति को किसी गैर कानूनी कार्य के लिए सजा मिलती है, उसी प्रकार कंपनी भी अगर कोई गैर कानूनी कार्य करती है तो उसको भी सजा मिलती है। ठीक है। नंबर 3, कंपनी का अस्तित्व उसके सदस्यों से अलग होता है, पृथक होता है। कोई भी सदस्य कोई कार्य करता है तो उसके प्रति कंपनी कोई उत्तरदायी नहीं होता, और कंपनी कोई कार्य करती है तो उसका सदस्यों से उसका कोई लेना देना नहीं होता। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अपन ने साझेदारी पढ़ी थी। साझेदारी में यदि कोई साझेदार दिवालिया होता है तो अन्य साझेदारों का दायित्व होता है कि उसकी पूर्ति करें, उसकी जो भी पूंजी की कमी थी उसकी पूर्ति अन्य साझेदार करें। कोई व्यक्ति साझेदार है और वो उसकी मृत्यु हो जाती है या वो छोड़कर चले जाता है या वो दुराचार्य का दोषी पाया जाता है, अन्य कोई भी कारण हो, तो उससे डायरेक्ट संस्था पर प्रभाव, साझेदारी पर प्रभाव पड़ता था। लेकिन अब मान लो कोई कंपनी है और आप उस कंपनी के अंशधारी, शेयर होल्डर हैं। एक कंपनी में हजारों शेयर होल्डर होते हैं, लाखों शेयर होल्डर होते हैं। अब एक व्यक्ति यदि कोई कार्य गलत करता है या उसकी मृत्यु हो जाती है या वो दिवालिया हो जाता है तो कंपनी पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर एक व्यक्ति को किसी कार्य में सजा हो जाती है तो उसका प्रभाव कंपनी पर किसी प्रकार नहीं पड़ता है। कंपनी का उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कंपनी अपने आप में एक व्यक्ति अलग है। इसलिए जो भी कार्य करेगी कंपनी अपने नाम से करेगी, उस व्यक्ति से कोई उसका लेना देना नहीं है। केवल वो एक मात्र सदस्य लाभ प्राप्त होता है तो उसको लाभ में हिस्सा दे दिया जाता है, इससे ज्यादा उसका कोई लेना देना नहीं। इसलिए उसके सदस्य और कंपनी दोनों का अस्तित्व अलग अलग होता है। नंबर 4, कंपनी की अपनी एक सार मुद्रा होती है। सार मुद्रा का मतलब उसका एक जैसे सील, मोहर जिसको बोलते हैं, वो होती है। कंपनी इसी नाम से कार्य करती है, वो अपनी मोहर लगाएगी तो इसका मतलब उसका अस्तित्व अलग है, इसलिए उसकी अपनी एक सार मुद्रा होती है। नंबर 5, कंपनी के सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। साझेदारों का दायित्व असीमित होता है, लेकिन कंपनी के सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। सीमित कैसे होता है? यदि मान लो किसी कंपनी के किसी अंशधारी ने 100 रुपए के 3 अंश खरीद रखे, अर्थात 300 रुपए के अंश खरीद रखे, उसकी लिमिटेशन कितनी है कंपनी के प्रति? ये कंपनी डूब जाती है, बंद हो जाती है, दिवालिया हो जाती है, कोई भी कार्य इसका हो जिससे इसको हानि होती हो, तो एक व्यक्ति के कितने डूबेंगे? 300 रुपए डूबेंगे।
किसी व्यक्ति ने 100 रुपए के 2 अंश खरीद रखे तो उसके कितने डूबेंगे? ज्यादा से ज्यादा 200 रुपए। जबकि साझेदारी में ऐसा नहीं है। साझेदारी में आपने जो पूंजी लगा रखी है वो डूबती है। इसके अतिरिक्त अगर अन्य देनदारियां हैं तो वो अपने घर से पूंजी ला करके और उनकी पूर्ति करेगा। कंपनी में ऐसा नहीं है। 300 लगाया आपने, डूब गए। अब कंपनी की देनदारी मान लो करोड़ों की है तो कौन देगा? कोई नहीं देगा। कंपनी समाप्त कर दी जाती है, अंशधारियों का पैसा डूब जाता है। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। इसलिए इनके सदस्यों का दायित्व कितना है? जितनी उनके द्वारा पूंजी लगाई गई है अर्थात उनके द्वारा जितना अंश खरीदा गया है उतना ही दायित्व है, उससे ज्यादा उसका दायित्व नहीं है। नंबर 6, कंपनी का संचालन अंशधारियों द्वारा चुने गए संचालक मंडल के द्वारा किया जाता है। यानी पूर्णतः लोकतांत्रिक तरीके से कंपनी का संचालन किया जाता है। इसके जितने भी सदस्य हैं वो सदस्य क्या करते हैं? एक संचालक मंडल का चुनाव करते हैं जिसमें 5 या 11 सदस्य होते हैं और वो 5 या 11 जितने भी सदस्य होंगे वो इन अंशधारियों का प्रतिनिधि होते हैं और ये प्रतिनिधि कंपनी का संचालन करते हैं। समस्त जिम्मेदारी संचालक मंडल की होती है कंपनी के संचालन करने में। अब ऐसे साझेदारी में सभी साझेदार संचालन करते हैं। अब इसमें मान लो किसी कंपनी के 50,000 अंशधारी हैं और 50,000 अंशधारी संचालन करेंगे तो कोई ईंट लेर भगेगा, कोई मशीन लेर भगेगा। इसलिए इसका एक तरीका है कि 50,000 अंशधारी 11 सदस्यों का एक संचालक मंडल का चुनाव करते हैं और 11 व्यक्ति एक एमडी चुनता है और बाकी वो 11 मिलकर के उसका संचालन करते। समस्त जिम्मेदारी फिर इन लोगों की वजह से। क्यों? क्योंकि ये सदस्यों के द्वारा चुन करके आते हैं। नंबर 7, सार्वजनिक लिमिटेड की कंपनियों को अपने अंशों का हस्तांतरण करने के लिए किसी भी अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। एक व्यक्ति किसी कंपनी के शेयर खरीदता है, आज खरीदता है कल बेच दे, फिर किसी और कंपनी के खरीद ले 10 दिन बाद बेच दे। सार्वजनिक कंपनी में साझेदारी में ऐसा नहीं है कि 4 साझेदार थे, एक छोड़ करके जा रहा है वो किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी जगह साझेदार बना दे। ऐसा साझेदारी में नहीं होता, लेकिन कंपनी में ऐसा है। कोई भी व्यक्ति कंपनी का सदस्य वो अपने अंशों को किसी भी व्यक्ति को बेचने के लिए स्वतंत्र है, किसी को भी बेच सकता है। जब भी शेयरों में तुम देखते होगे कि कभी उतार चढ़ाव आता है कि आज शेयर मार्केट में शेयरों के भाव ये हो गए, वो कहाँ से होते हैं? वो ऐसे ही होते हैं जिस कंपनी के शेयर बहुत ज़्यादा बिकवाली में आते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, उनके शेयरों में उछाल आता है, यानी वो ज़्यादा मूल्यों के बिकते हैं। और जिन कंपनियों की लाभ कम होता है उनको अंशों को कोई नहीं खरीदता मार्केट में, तो उनके अंशों की कीमत कम होती जाती है। और जिन कंपनी के अंशों को लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने के लिए भागते हैं उसके अंशों की कीमत वैसे ही बढ़ती जाती है। इसलिए कोई भी कभी भी किसी भी समय बेच सकता है शेयर मार्केट में जाकर।
नंबर 8, एक कंपनी का उत्तराधिकार सतत होता है। तो ये समझने की चीज, सतत का मतलब निरंतर चलने वाला। अगर मान लो आपने अंश खरीद लिया और आपने अंश खरीदने के बाद जिस व्यक्ति ने खरीदा उसकी मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु होने के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन होगा? उसका पुत्र पुत्री जो भी है। संचालन मंडल के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है या संचालन मंडल भंग हो जाता है तो दोबारा चुनाव होंगे, तो फिर नया संचालन मंडल आएगा, वो क्या होगा? उसका संचालन करेगा। तो अंशधारी का पुत्र पुत्री जो भी उसका लीगल जो उत्तराधिकारी होगा वो उस अंश का उत्तराधिकारी होगा, और जब अंश का उत्तराधिकारी होगा तो कंपनी का सदस्य क्या होगा? कंटिन्यू रहेगा। इसमें ऐसा नहीं है कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। उस व्यक्ति की सदस्यता समाप्त हो जाएगी लेकिन उसके उत्तराधिकारियों की सदस्यता बरकरार रहेगी। यानी ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, सतत, हमेशा। ये नहीं है मान लो आपने कोई अंश खरीद लिया और उसकी मृत्यु हो गई तो उसकी सदस्यता रद्द होगी, ऐसा नहीं होता इसमें। ये इसकी विशेषता है। अब है कंपनी के प्रकार। कंपनी के प्रकार कल बताएंगे और फिर इसको आप बुक ले लो, होमवर्क वगैरह डेली करना है। अभी कुछ दिन बाद अपन ऑनलाइन क्लास चालू करेंगे तो ऑनलाइन में फिर अपन कंटिन्यू क्वेश्चन वगैरह बताएंगे, अभी 1-2 दिन बाद, ठीक है।